गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन करने जा रहे हैं एडवांसेस का ऑडिट कैसे करना है, इसके ऊपर अपन को क्या क्या प्रोसीजर लगाने हैं। तो इसमें अपन सिंपल सी बात है, जैसी अपन ने असर्शंस पढ़ी थी उसी हिसाब से बेसिकली अपन ऑब्वियस सी बात है, आपको इसी चीजों के लिए एविडेंसेस लेना है। आपको एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस लेना है, आपको कंप्लीटनेस के लिए एविडेंस लेना है, आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन के लिए एविडेंस लेना है, वैल्यूएशन के लिए आपको एविडेंसेस लेने हैं, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए एविडेंसेस लेने हैं। आपको एग्जिस्टेंस के लिए क्या किस टाइप के एविडेंसेस लेने हैं, आपको ये देखना है कि जो अमाउंट बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ड्यू टू द बैंक एज एट द बैलेंस शीट डेट, राइट। एंड जो भी अमाउंट है दैट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय documents like any sort of agreements, hypothecation agreement, registered mortgage, ऐसा, right। and जो भी amount है that is due to the bank, वो पैसा बैंक को आना है। बैंक has right दैट अमाउंट, राइट। तो बेसिकली जब आप ऑडिट कर रहे हो, राइट, ऑडिट ऑफ एडवांसेस कर रहे हो, तो आपको इन चीजों के बारे में एविडेंसेस लेने हैं। आपको एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस लेना है, फिर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में एविडेंस लेना है दैट द अमाउंट रिप्रेजेंट्स दैट द अमाउंट इज ड्यू टू द बैंक एंड अमाउंट इज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स एंड बेसिकली अमाउंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस व्हिच आर आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट, राइट। कोई भी एडवांस छूटा नहीं है, देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस एंड बेसिकली proper valuation principles apply हुए in relation to the valuation of advances and provision appropriately provide for हुआ है in accordance with the RBI norms, accounting standards and GAAP, right। and presentation and disclosure भी appropriate हुआ है। तो basically आपको as a auditor sufficient and appropriate audit evidence लेना है कि जो advances की assertions है उनका compliance हुआ है, right। अभी basically आपको sufficient and appropriate audit evidence लेना है, अपन को पता है, right। अभी अपन को किस किस assertion के बारे में वो भी पता है कि किस किस assertion के बारे में लेना है, राइट। अभी आप ये sufficient and appropriate audit evidence कैसे लोगे? अब आप बेसिकली ऑब्वियसली बात, आप इंटरनल कंट्रोल्स को समझोगे। आप ये देखोगे कि जो अमाउंट रिकॉर्ड है वो वैलिड अमाउंट है, दैट इज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंटेशन। उस अकाउंट में ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी क्रेडिट्स नहीं आ रहे, बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है। एंड आप देखोगे कि भाई जो सिक्योरिटी है दैट इज इन एग्जिस्टेंस, दैट इज इन्फोर्सेबल, उसकी वैल्यूएशन सही से हुई है, राइट। एंड आप आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से देखोगे कि क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग अप्रोप्रिएट हुई है एंड आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैरी आउट करोगे। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि किन किन असर्शंस के बारे में एविडेंस लेना है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन, है ना, एंड कंप्लीटनेस। फिर अपन ने बोला कि अब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, ठीक है। अब आप ये कैसे ले सकते हो? बाय स्टडीइंग द इंटरनल कंट्रोल्स, देन द डॉक्यूमेंटेशन, देन वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, देन रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड फिर आप देखोगे सिक्योरिटी इज इन्फोर्सेबल एंड प्रोविजनिंग आप चेक करोगे एंड आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, राइट। अभी आपको किन किन एडवांसेस पे आपको प्रोसीजर करने हैं अपने, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े, राइट। तो आपको सारे लार्ज एडवांसेस पे करने, जो स्मॉल एडवांसेस है उन पे सैंपल बेसिस पे कर लेना। जो प्रॉब्लम अकाउंट्स है जिनमें मतलब एनपीए वाली इंडिकेशन है, उनमें आपको सब पे प्रोसीजर करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट की इसकी कंडीशन क्या है कि अगर अमाउंट बहुत ही छोटा ना हो तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको जो भी नया अमाउंट सैंक्शन हुआ उसके ऊपर करना चाहिए। एंड या फिर कोई ऐसा अमाउंट है जो आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम, कॉन्करेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया है जहां पे उनके ऊपर एडवर्स कमेंट दिया गया है। अभी अपन ने पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कि अपन इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। अभी आप इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि लोन देने, अब आप इंटरनल कंट्रोल्स को इसलिए इवैल्यूएट कर रहे हो ताकि आप अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाओ, राइट। अब आप इंटरनल कंट्रोल में क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि जब लोन दिया गया था क्या प्रॉपर्ली सैंक्शन हुआ था, क्या क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर को इवैल्यूएट किया गया था, क्या जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुए थे, लाइक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, जो भी बेसिकली मॉर्टगेज थी वो रजिस्टर्ड हुआ था। एंड है ना, अब बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफ सेक्शन है, सैंक्शन थे एंड यूज जो उसमें लिखा था कि भाई इसी चीज के लिए पैसा यूज हुआ था, क्या उसका कंप्लायंस हुआ है। एंड आप फिर बेसिकली सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में देखोगे कि भाई सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है। अगर मान लो शेयर डिवेंचर के फॉर्म में आपको सिक्योरिटी मिली है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, बैंक को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके नाम पे ये शेयर डिवेंचर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि रीजन क्या, नहीं तो हो सकता है कि वो बंदा शेयर्स बेच दे, राइट। एंड बेसिकली जो भी जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, जिनको मॉर्टगेज के थ्रू
रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था या हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के थ्रू करना चाहिए था, वो रजिस्ट्रेशन हुई है। अगर मान लो कोई चीज सामान मिलना था, लेट्स से प्लेज था, प्लेज में आपको सामान आपके पास मिलता है, राइट, तो उसमें आपकी पोजीशन मिलती है, तो आपने उसको टेस्ट चेक किया कि भाई उसके अंदर वो एक्चुअल सामान था, राइट। अब मान लो अगर कुछ आपने लेट्स से ड्राइंग पावर के लिए, मतलब आपने स्टॉक के लिए कुछ सीसी लिमिट दी है, तो आप उसकी गोडाउन को फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट करो एंड ड्राइंग पावर रजिस्टर को अपडेट करो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड आपका जो सीसी लिमिट है दैट इज केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट, एंड जो भी अमाउंट बेसिकली अबव द ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट है दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट। तो अभी हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करी, हमने बोला सिक्योरिटी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अकाउंट शुड बी विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट, राइट। अगर कोई आपको एसेट प्लेज किया गया तो आपने उसको टेस्ट चेक किया कि उसके जो कंटेंट है, जैसे गोल्ड था वो उसी प्योरिटी लेवल का था जिस प्योरिटी लेवल का उसने बताया था। फिर आप अगर आपको शेयर्स डिबेंचर्स मिले तो आप इंश्योर करो कि वो आपके नाम पे ट्रांसफर हुए, अदरवाइज नहीं तो ऐसा हो सकता है वो खुद ट्रांसफर कर दे, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हुए, बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, एंड जो सैंक्शन के टर्म्स थे अलोंग विद द एंड यूज ऑफ द फंड्स उनका कंप्लायंस हुआ है। सिक्योरिटी के बारे में अपन ने पॉइंट पढ़ ही लिया, एंड बेसिकली बैंक हर एक अकाउंट का ऑपरेशन एट ईच ईयर रिव्यू करती है, एंड अगर कुछ ज्यादा बड़े एडवांसेस है उनका और भी फ्रिक्वेंटली उनका ऑपरेशन को रिव्यू किया जाता है। अब बैंक की इनकम कैसे होती है? बैंक की इनकम होती है एडवांसेस या फिर जो बिल डिस्काउंट होते हैं उसमें से जो पैसा, लेट्स से 100 रुपए के बिल के बदले में बैंक अभी सिर्फ 95 रुपीज देगा तो वो उसकी इनकम होती है। या फिर बैंक इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, जो डिपॉजिट्स लिए हैं डिपॉजिटर से तो उनको वो इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर अपने बैलेंसेस आरबीआई के साथ या फिर अदर इंटर बैंक फंड से पैसा कमा सकती है, या फिर अदर इंटरेस्ट या डिस्काउंट कमा सकती है, या फिर बेसिकली और अदर टाइप के ऑफ इनकम क्या हो सकती है? मैंने बोला कमीशन इनकम, एलसी इशू करने के लिए, बैंक गारंटी इशू करने के लिए, एनईएफटी चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग, मोबाइल बैंकिंग की फीस, लॉकर्स को रेंट आउट करने की फीस, और बेसिकली कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड करने की फीस, या फिर लेट्स से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग को सेल करने का जो प्रॉफिट होगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का प्रॉफिट। अभी ऑडिटर का क्या कंसर्न है व्हेन ही इज ऑडिटिंग द एडवांसेस, राइट। सो बेसिकली उसको बेसिकली असर्शंस के बारे में, सेम ऑडिटर का क्या बेसिकली एडवांसेस में क्या था, एग्जिस्टेंस है ना, असर्शंस के बारे में कंसर्न था ना। तो सेम इंटरेस्ट इनकम में क्या है कि इंटरेस्ट इनकम एक्चुअल में अकर हुई है, राइट, है ना। तो इंटरेस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एंड पर्टेन टू द बैंक, राइट। तो वो इंटरेस्ट इनकम बैंक की है, देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम, कोई भी कंप्लीट, सारी इनकम कंप्लीट है एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुई है। दूसरा आरबीआई की डायरेक्शन है कि बेसिकली अगर कोई इनकम इज ग्रेटर देन 1% ऑफ द टोटल इनकम या फिर 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि कंट्रीब्यूट करती है ऑफ द 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब पीबीटी का 1%, या फिर दैट इनकम इज at the gross level basically greater than 1% of the total income, तो basically उसको आपको मटेरियल मानना पड़ेगा और उसको आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इनकम इस टाइप की इनकम नहीं है, दैट इज इट डज नॉट एक्सीड 1% ऑफ द टोटल इनकम या फिर इट डज नॉट एक्सीड 1% ऑफ द पीबीटी, देन यू कैन फॉलो दी बेसिकली दी कैश अप्रोच। यहाँ पे आप कैश बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो आपको जो कंसर्न था दैट वाज अबाउट अकरेंस, देन मेजरमेंट, एंड देन बेसिकली आपने देखा कि भाई अकरेंस, मेजरमेंट एंड आपकी कंप्लीटनेस, दीज वर दी ऑडिटर्स कंसर्न, राइट। अभी आपको रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है जब उसकी अल्टीमेट कलेक्शन की सर्टेनिटी हो, राइट। अगर एनपी है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम नहीं बुक करनी है और जो प्रीवियसली इंटरेस्ट बुक है उसको रिवर्स कर देना है, राइट। दिस अप्लाइज टू गवर्नमेंट एडवांसेस ऑल्सो, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो आपने एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र, इनके रिस्पेक्ट में अगर आपने लोन दे रखा है तो आप उसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो तब तक जब तक कि सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी, राइट। तो रेवेन्यू शुड बी सर्टेन, राइट, एंड ऑब्वियसली बात है आज की डेट में कोर बैंकिंग सिस्टम है जहां पे इंटरेस्ट की इनकम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है एंड अक्रूवल बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनपीए जहां पे आपको कलेक्शन बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपने केवीपी ये सब अपन ने पॉइंट पढ़ लिया तो अगर इसके रेस्पेक्ट में आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, भले ही वो एनपीए क्लासिफाइड है, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। अगर मान लो आपने लोन को रीनेगोशिएट किया है, मतलब 100 रुपए का लोन को रीनेगोशिएट किया है, तो जो रीनेगोशिएशन के ऊपर इनकम मिली है उसको अमोर्टाइज करो ओवर द रिमेनिंग लोन पीरियड, मतलब ओवर द रीनेगोशिएटेड
लोन पीरियड, राइट। अभी आपको इंटरेस्ट इनकम को बेसिकली चेक करना है ऑन अ सैंपल चेक बेसिस, फीस एंड कमीशन को भी चेक करना है ऑन अ सैंपल चेक बेसिस। अभी आपने बिल्स परचेज करके डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपए के बिल के बदले में 95 रुपीज का अपफ्रंट पैसा दे दिया। अब ये जो 5 रुपए होगा वो अमोर्टाइज होगा ओवर द ड्यूरेशन। जब जब जैसे लेट से आज बैंक ने 1 दिसंबर को बिल को पेमेंट कर दी, राइट, 100 रुपए के बिल के पेमेंट के रेस्पेक्ट में 95 रुपीज दे दिए। अब ये बिल का पेमेंट बैंक को कलेक्ट होगा 31 दिसंबर को, तो बैंक को बेसिकली प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू बुक करना है ऑन अ डे बाय डे बेसिस। लेट से अगर बैंक को बैलेंस शीट बनानी है 15 दिसंबर को, तो बैंक सिर्फ 15 दिन का रेवेन्यू बुक करेगा और जो बाकी बचा हुआ रेवेन्यू से एज अ अदर लायबिलिटी दिखाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो बैंक ने एक बिल डिस्काउंट किया और वो उससे री डिस्काउंट करा लिया, मतलब मैंने 100 के बदले में 95 दिए और बेसिकली मैंने दूसरी बैंक को ये ट्रांसफर कर दिया और मैंने बोला 95 के बदले में तू मुझे 92 दे दे, है ना। तो बेसिकली मैंने री डिस्काउंट करा लिया, तो मेरा 5 रुपए इनकम हुआ और 3 रुपए खर्चा हुआ। तो आपको ये दोनों को अलग अलग दिखाना है, इट शुड नॉट बी नेटेड ऑफ। ये अपन ने पढ़ लिया। बिल्स फॉर कलेक्शन, कई बार बैंक अपना ऐसा काम भी करती है जहां पे वो कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट करती है, तो जब वो पेमेंट को कलेक्ट कर लेगी तो उसको एज अ लायबिलिटी बुक करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कस्टमर को पैसा देना है। और उस कलेक्शन के ऊपर जब पैसे इनकम कब रिकॉर्ड होगी, जब आपने कलेक्शन कर लिया है, तो कमीशन कब रिकॉर्ड होगा, जब व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड। ये अपन ने समझ लिया। अभी बेसिकली अगर कोई अकाउंट एनपीओ हो जाता है तो आपने जितनी भी उस पे इंटरेस्ट इनकम बुक करी हुई है प्रीवियसली जो कि रियलाइज नहीं हुई है, उसको आपको रिवर्स कर देना है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, जो एनएससी केवीपी वाला अपन ने चीज पढ़ी, अगर उसमें सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है तो आप इंटरेस्ट इनकम बुक करते रहिए, उसमें आपको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपने फीस और कमीशन, अगर किसी कोई अकाउंट है जिसमें एनपीओ जाता है तो उसमें भी आपको, अगर वो रियलाइज नहीं हुई है तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से इस साल में कोई इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर ली जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको रिवर्स कर दीजिए। या फिर अगर वो मान लो पिछले साल की इनकम थी जो इस साल में जाके पता चल रहा है कि आपने गलत रिकॉग्नाइज कर ली थी, तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना लीजिए। एंड अगर आपको दिख रहा है कि बैंक अकाउंट्स में लार्ज डेबिट्स है, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ना, तो वो बहुत बड़े अमाउंट की आ रही है। मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट है, बट जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इज लेट्स से 25 करोड़, तो 100 करोड़ की बॉरोइंग में 25 करोड़ का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लार्ज डेबिट्स है, इतना तो शायद ब्याज की रेट ही नहीं है, 25% तो ब्याज की रेट ही नहीं है। और या फिर आपको लगता है कि भाई कोई कम्युनिकेशन हुई है जहां पे बोरोवर बोल रहा है कि भाई इतना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर दिया, तो वो इंडिकेशन है कि शायद सीबीएस सिस्टम में इंटरेस्ट सही से कैलकुलेट नहीं हुआ है, राइट। एंड क्या अप्रोप्रिएट एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये आपको बेसिकली चेक करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपन फटाफट लीज्ड एसेट के रिस्पेक्ट में। आपको एनपीए तब बुक करना है जब वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट नहीं आ पा रही, और अगर आपने कोई मतलब अक्रूड फाइनेंस इनकम थी, अगर वो एनपीए बन जाता है तो उसको रिवर्स करना है। टेकआउट फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, एक कंपनी दूसरे बैंक के पास जा रही है और बोल रही है बैंक जी मुझे लोन दे दीजिए और मैं पुराने वाले को रिलीज कर देता हूं। अब तो पुराने वाले को अपना एनपीए तब तक नहीं हटाना जब तक उसे नई वाली बैंक से पैसा ना मिल जाए। तो टेकआउट फाइनेंस जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज होता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिकवर किया जाए। अगर पार्शियल रिकवरी हो रही है आपको एनपीएस की, तो इसके केस में आप कैसे डील करोगे, राइट। तो पार्शियल रिकवरी अगर आपको एनपीओ की हो रही है, तो आप देखो कि भाई पहले इसका क्या एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ, बोरोवर के साथ, कि ये पहला पैसा आपका इंटरेस्ट की तरफ लगेगा या फिर प्रिंसिपल की तरफ लगेगा। तो बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट डिसाइड। लेकिन अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हो रखा है तो इन अकॉर्डेंस विद द बैंक्स अकाउंटिंग पॉलिसी उसको अप्लाई करो टुवर्ड्स प्रिंसिपल और टुवर्ड्स इंटरेस्ट एज अप्रोप्रिएट। एंड बेसिकली बट ये इंश्योर करना कि जो पैसा एनपी का आया है दैट इज नॉट आउट ऑफ द फ्रेश एडिशनल क्रेडिट जो अभी हमने उसे दिया है, राइट। अभी कंपनी बेसिकली एनपी के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट इनकम ऑब्वियसली बात उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बट अपनी सब्सिडियरी बुक्स मतलब मेमोरेंडा बुक्स में फॉर द पर्पस ऑफ इट्स कंट्रोल, राइट, वो रिकॉर्ड कर सकती है कि भाई मुझे इतना पैसा शायद लेना है, तो वो कंट्रोल पर्पस के लिए इसे रिकॉर्ड कर सकती है। बट ये ऑब्वियसली बात है बैंक की बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेगा और बेसिकली एक तरीके से ये आउट ऑफ द बुक्स रहेगा, है ना। तो इसको आप एडवांसेस का पार्ट नहीं मानोगे एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अभी इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, जो भी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स इन सब पे मिल रहा है वो सारा इंटरेस्ट इनकम मतलब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आएगा। बट अगर आपको कोई सब्सिडरीज या जेवी से कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है बैंक जब अपना कंसोलिडेटेड एफएस बनाएगा उसमें एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने मान लो एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी पेमेंट आती है 15
15 मार्च को, लेट से, ठीक है, आपने बाय किया 1 मार्च को, अभी उसका 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा तो वो डायरेक्टली 15 मार्च को आएगा। तो अब आपको बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1 मार्च को जब उसे परचेज कर रहे हो तो आपको उस 15 दिन का पहले बायर को सेलर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट, राइट। तो उसको बेसिकली आपको इसको नेट ऑफ करना है फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको 100 रुपए रिसीव हुए हैं, ऑब्वियसली बात है इसके लिए आपने कॉस्ट पे करी है, क्योंकि आपने पहले 15 दिन का इंटरेस्ट शायद सेलर को पहले ही दे दिया, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपको बेसिकली रिकॉर्ड करना है, रीवैल्यूएशन करनी है आपको इन्वेस्टमेंट्स की एट पीरियोडिकल इंटरवल्स, और उसको पी&एल में रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, कुछ टाइप के खर्चे हो सकते हैं बैंक की बुक्स में, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो अदर बैंक से या आरबीआई से लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, या फिर अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट, वो खर्चा हो सकता है बैंक के लिए। तो जो डिपॉजिट्स ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, या फिर लेट्स से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्रोविजन जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए बनाया गया, रेंट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फी, लीगल एक्सपेंसेस, ये भी हो सकता है। एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में जो सबसे बड़ा चंक होगा वो एनपी का प्रोविजन होगा, फिर टैक्सेशन का प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट्स का प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का प्रोविजन, ये भी अपन ने समझ लिया, राइट। ये सारे प्रोविजंस हो सकते हैं। अब जब आप इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स को इवैल्यूएट करोगे तो आप देखोगे कि भाई कितना रीजनेबल है इंटरेस्ट का खर्चा, कंसिडरिंग द एवरेज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, एवरेज अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स है, क्या टर्म डिपॉजिट है, क्या सेविंग डिपॉजिट है, कंसिडरिंग द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट। एंड आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट आपने दिया है, सेविंग बैंक में आपने कितना दिया है, इंटरेस्ट में कितना गया है। तो कंसिडरिंग द टाइप ऑफ डिपॉजिट, देन कंसिडरिंग द एवरेज लाइबिलिटी, देन कंसिडरिंग द वेरियस रेशियोज, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट्स, एंड यू हैव टू कंसिडर द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। अब आप क्या करोगे, बेसिकली एक वेटेड एवरेज रेट निकालोगे। भाई मैंने लेट से क्या क्या वादा किया था, मैंने ये बोला था ए कस्टमर को 10% दूंगा, बी को 20% दूंगा। अभी मेरा ए का 100 करोड़ का लोन है, बी का 200 करोड़ का लोन है, तो 10% इंटू 100 प्लस 20% इंटू 200, टोटल को अगर मैं 300 से डिवाइड कर दूं तो मेरी लेट से एवरेज रेट निकल के आ जाती है लेट से 15%, 15 तो नहीं आएगी, अराउंड 13-14 आएगी। तो जो भी आती है वो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट आ गई। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट में कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय दी एवरेज लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड। तो मैं उसको कंपेयर करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या मेरा रीजनेबल है या खर्चा या नहीं है। एंड बेसिकली आप पीरियड ऑन पीरियड भी कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई क्या इंटरेस्ट मैं पे करता हूं ऑन दी डिपॉजिट्स, एंड आप बेसिकली उसको एनालाइज कर सकते हो। लाइक आप मंथ ऑन मंथ जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है इन द जीएन उसको एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, राइट। एंड आप बेसिकली आप देखोगे जो एवरेज लायबिलिटी जिसके बेसिस पे आप या तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हो, मतलब जिसके बेसिस पे आप या तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हो, या फिर बेसिकली आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हो, रीजनेबलनेस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे वो एवरेज बैलेंस निकलता है, राइट। अभी इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में ऑडिटर को टेस्ट चेक बेसिस पे ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को चेक करना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर को टेस्ट चेक बेसिस पे देखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन हुआ है ऑफ द इंटरेस्ट वो करेक्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, एंड इंटरेस्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद द डिपॉजिट होल्डर, या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस, या फिर बैंक से इंटरनल रेगुलेशन, लेट्स से सेविंग बैंक में बैंक की इंटरनल रेगुलेशन या आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, या फिर टर्म डिपॉजिट के केस में जो एग्रीमेंट हुआ है डिपॉजिटर के साथ उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, है ना। एंड इंटरेस्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस। एंड इंटर ब्रांच बैलेंसेस है, अगर उस इंटर ब्रांच बैलेंसेस है उसमें बेसिकली हेड ऑफिस या आरबीआई ने जो रेट प्रेस्क्राइब की है उसके ऊपर उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। एंड बेसिकली आपको एज ऑडिटर ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोई सेविंग बैंक की इंटरेस्ट में क्या कोई इस साल में चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो आपको इंटरेस्ट रेट कार्ड लेना है कि भाई क्या क्या इंटरेस्ट रेट सही है, ताकि आप एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल पाओगे, व्हाट हैज बीन द एवरेज इंटरेस्ट रेट। एंड आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का अक्रूवल जो बेसिकली क्लोजिंग में खड़ा होगा बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी, उसको आपको बेसिकली रिकम्प्यूट करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि वो पूरे पोर्टफोलियो ऑफ बोरिंग्स पे कंप्यूट हो गया है, एंड यू हैव टू अग्री दैट अमाउंट विद द जनरल लेजर। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको बेसिकली देखना है कि भाई हाँ व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ताकि आप अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाओ। फिर आपको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर देखने हैं, आपको देखना है कि कितना रीजनेबल है एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कितना रीजनेबल है रेंट का खर्चा। एंड आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लेना है, लेट्स से रेंट एग्रीमेंट को चेक कर लेना है। अगर कोई बहुत बड़ा अनयूजुअल ट्रेंड्स दिखाई दे तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल
प्रोसीजर्स, देन इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंडिंग, एंड ये सब चीजें आपको करके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर लेना है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी के लिए आप देखोगे कि भाई आरबीआई का जो सर्कुलर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वो कंप्लाई हुआ है, एंड प्रोविजन सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है, राइट। तो वो आपको देखना है। प्रोविजन भी आपको बैंक के मैनेजमेंट से लेना है और देखना है कि भाई जो प्रॉपर तरीके से टैक्स का प्रोविजन भी कैलकुलेट हुआ है। एंड अदर प्रोविजंस के लिए आपको देखना है कि भाई हाँ दिस इज रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसे हालात है कि जिसमें प्रोविजन की जरूरत है एंड इट इज एडिक्वेट, आप उसके लिए इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप समझोगे कि भाई स्टैंडर्ड एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे सही से कंप्यूट हुआ है। आप आरबीआई के सर्कुलर्स देख के देखोगे कि प्रोविजन सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है। एंड आपको बेसिकली अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम मिलता है तो बेसिकली वैसे तो फॉर्म बी में कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं है, बट अगर आपको लगता है एज ऑडिटर आपको देना चाहिए प्रायर पीरियड आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर, तो आपको ऑब्वियसली बात है कोई मना नहीं कर रहा है, तो आप दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। वी हैव रिवाइज्ड द कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10। So thank you and have a good day. Do subscribe to this channel, do share with your friends, and stay connected for more such videos. Thanks, bye, and have a good day.